हेलो, नमस्कार, जय हिंद। आज की हमारी जो क्लास रहने वाली है वो हमारा लाइट चैप्टर, जहां तक हमने देखा था लास्ट जो हमारा टॉपिक था वो लेटरल डिस्प्लेसमेंट का था। उसी के बाद आज हम देखेंगे अगले टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। और अगला जो हमारा टॉपिक है वो है अपरेंट पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। अपरेंट पोजीशन के बारे में क्यों समझना हमें जरूरी है। अपरेंट पोजीशन से हम रिफ्रैक्शन के बारे में स्टडी करते हैं या फिर रिफ्रैक्शन के थ्रू हम अपरेंट पोजीशन के बारे में पता चलता है। अपरेंट पोजीशन वो पोजीशन होती है जो हमें केवल अपीयर होती है ड्यू टू द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। एक्चुअल पोजीशन और अपरेंट पोजीशन दोनों में डिफरेंस होता है। उसी के बारे में स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। जैसे कि यहां पर अपरेंट डेप्थ की बात हो रही है, तो अगर आप किसी भी टैंक को ऊपर से देखेंगे या नॉर्मली स्विमिंग पूल को आपने देखा होगा ऊपर से, जब हम ऊपर से देखते हैं तो हमें उसकी हाइट कम दिखाई देती है। ठीक है, उसकी हाइट हमें कम दिखाई देती है, मान लेते हैं ये हमें उसकी हाइट दिखाई दे रही है, बट एक्चुअल में उसकी हाइट तो ये है। ठीक है, जो बी पोजीशन है वो हमें एक्चुअल हाइट जो वाली है, डेप्थ है, ये नहीं दिखाई देती, हमें उसकी अपरेंट डेप्थ दिखाई देती है। इसका रीजन क्या है कि जब हम रे ऑफ लाइट की बात करते हैं तो रे ऑफ लाइट जब हम किसी पानी से भरे कंटेनर को देखें या बेसिकली डेंसर जो भी मीडियम है उसके बेस को देखें, तो वहां पर लाइट जो होती है वो बेंड होती है, क्योंकि डेंसर है तो किधर होगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल होगी, और अगर रेयर है तो किधर होगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगी। तो जब भी हम किसी भी डेंसर मीडियम में देख रहे होते हैं, मान लेते हैं कि स्विमिंग पूल में देख रहे हैं, तो वहां पर लाइट जो आती है वो डेंसर से रेयर की तरफ आती है। तो डेंसर से रेयर की तरफ जब वो चलेगी तो वो बेंड होगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, जैसे कि फिगर दे रखा है, एक फिगर में यहां बना देता हूं। तो मान लेते हैं इस चैम्बर में पानी भरा हुआ है, ये आपका वाटर है। ठीक है, अब आपने इसमें देखना शुरू किया तो हमने मान लिया जो लाइट इसके बेस से आ रही थी वो कुछ ऐसे आ रही थी। अब यहां से क्या होगी, ये बैंड होगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल। दूसरी रे ऑफ लाइट और मान ली हमने कि एक और रे ऑफ लाइट है, वो भी क्या है, इसी रास्ते से आ रही है और कुछ इस तरीके से आ रही है। इसका नॉर्मल मैंने इधर बना दिया, ये भी क्या होगी, ये भी बैंड होगी टुवर्ड्स द नॉर्मल। अब यहां पर ये जो लाइट है, क्योंकि ये रे ऑफ लाइट क्या हो रही है, बैंड हो रही है, और हम बैंड वाली कंडीशन में देखते नहीं, हमें दिखाई जो देता है वो स्ट्रेट लाइन में दिखाई देता है। तो अगर इसको आगे एक्सटेंड करें, और इसको भी मैं कलर दूसरा ले लेता हूं, यहां पर ये कलर ले लिया, तो इसको अगर हमने आगे एक्सटेंड किया और इसको भी हमने आगे एक्सटेंड किया, तो यहां कहीं पर हमें क्या मिलेगी, ये जो पोजीशन मिल रही है ये इसकी अपरेंट डेप्थ है। अपरेंट डेप्थ है, और ये जो पोजीशन थी ये इसकी एक्चुअल डेप्थ है। ठीक है, ये इसकी एक्चुअल डेप्थ है। तो अपरेंट डेप्थ दिखाई दे रही है किसकी वजह से, क्योंकि मीडियम चेंज हुआ, और मीडियम चेंज होने की वजह से क्या हुआ, रे ऑफ लाइट बेंड हुई। और इस केस में ध्यान रख लेना कि जब भी रे ऑफ लाइट आपकी डेंसर से रेयर आएगी तो उस कंडीशन में क्या होगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड कर जाती है। तो इसका मतलब जब भी आप किसी स्विमिंग पूल में अंदर देख रहे हैं, किसी ग्लास में आप देख रहे हैं, तो उस कंडीशन में भी बात करेंगे, तो आपने जब देखा तो वहां पर रे ऑफ लाइट जो चलेगी वो डेंसर से रेयर मीडियम की तरफ चलेगी। ठीक है, चलो भाई आगे देखते हैं इसी चीज को। तो कुछ एग्जांपल दे रखे हैं, जैसे कि बॉटम होता है जो टैंक का, वो हमें कैसा दिखाई देता है, थोड़ा सा उठा हुआ दिखाई देता है, किसकी वजह से, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से। एक कॉइन को आपने प्लेस कर दिया किसी एक ग्लास में जिसमें पानी भरा हुआ है, वो भी हमें कैसे दिखाई देता है, उठा हुआ दिखाई देता है, रेज दिखाई देता है, रिफ्रैक्शन की वजह से। एक स्ट्रेट रॉड को आपने क्या किया, पार्शियली इमर्स कर दिया पानी में। एक रॉड है, उस रॉड को इस तरीके से रखा पानी में कि आधी रॉड हवा में है और आधी रॉड पानी में है, तो वो रॉड हमें कैसी दिखाई देगी, बैंड होती दिखाई देगी, झुकी हुई दिखाई देगी, या फिर टूटी हुई सी दिखाई देगी, मुड़ गई है, टूट गई है इस तरीके से। ये भी किसकी वजह से है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, क्योंकि आधे जो रॉड है वहां से तो रे ऑफ लाइट सीधी आ रही है हमारी आंखों में, लेकिन जो आधा पार्ट पानी में डूबा हुआ है उसमें से रे ऑफ लाइट जो आ रही है वो बैंड होकर के आ रही है, इसकी वजह से हमें वो मुड़ी हुई रॉड दिखाई देती है। अ लेमन केप्ट इन अ बाउल व्यूड फ्रॉम साइड, इट अपीयर्स लार्जर। ठीक है, एक नींबू को अगर आप देखोगे जो पानी के अंदर आपने डुबाया हुआ है किसी ग्लास में, वो आपको उसके साइज से बड़ा दिखाई देगा। ये भी किसका एग्जाम्पल आपका, ये भी आपका अपरेंट पोजीशन रिलेटेड, मतलब रिफ्रैक्शन का एग्जाम्पल है। द पार्ट ऑफ द रॉड इनसाइड वाटर अपीयर्स थिक इफ व्यूड फ्रॉम साइड। तो जो रॉड थी उस रॉड को हम बाहर से अगर देखें तो उसका जो साइज वो एक्चुअल दिखाई देगा।
लेकिन जब आप उसको पानी के ग्लास में जो उसको रखा हुआ है, जिस पार्ट को देखोगे वो आपको थोड़ा सा मोटा दिखाई देगा, उसके साइज में भी आपको फर्क दिखाई देगा। ये किसकी वजह से होता है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से होता है। ठीक है, अब बात आ जाती है हमारे लेंस की। तो भाई लेंस हमारे क्या होते हैं? पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट मीडियम होते हैं जो कि एक कम से कम स्फेरिकल सरफेस होगा उससे बाउंड होते हैं, उन्हें हम लेंसेज बोलते हैं। बेसिकली आपने पढ़े हैं जो लेंसेज हमारे दो टाइप के होते हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स, लेकिन वहां पर भी आपके क्या आ जाते हैं? पार्ट आ जाते हैं, जैसे कि ये वाला जो लेंस दिख रहा है ये हमारा कौन सा है? कॉन्वेक्स लेंस है। और कॉन्वेक्स लेंस का जो नेचर होता है वो कन्वर्जिंग होता है। और अगर इसकी बात करें तो ये आपका कॉनकेव है, ये आपका डाइवर्जिंग लेंस होता है। देखो मिरर में और लेंस में जो नाम थे आपके कॉनकेव और कॉन्वेक्स, उनकी प्रॉपर्टी जस्ट अपोजिट होती है। जब मिरर में आपने पढ़ा था तो आपने कॉनकेव मिरर को पढ़ा था कि कॉनकेव मिरर कन्वर्जिंग होता है, लेकिन यहां पर कॉनकेव डाइवर्जिंग होता है। वैसे ही वहां पर आपने कॉन्वेक्स मिरर के बारे में पढ़ा था कि वो डाइवर्जिंग मिरर है, लेकिन यहां पर कॉन्वेक्स लेंस जो होता है वो कन्वर्जिंग नेचर का होता है। ठीक है, ये जब आ गए आपके, जब एक साइड आपकी फ्लैट हो जाती है तो इसे हम क्या बोलते हैं? प्लेनो लगा देते हैं। अगर आपका कॉन्वेक्स है एक साइड से तो प्लेनो कॉन्वेक्स, और एक साइड से अगर आपका कॉनकेव है तो फिर प्लेनो कॉनकेव। तो ये आपके क्या है? लेंस के टाइप हैं। इसी के बेस पर हम आगे की स्टडी अपनी करेंगे। तो सबसे पहली बात आती है कॉन्वेक्स लेंस की, और उसी के हिसाब से यहां पर अब वन बाय वन बात करेंगे इमेज फॉर्मेशन के लिए। तो सबसे पहला रे डायग्राम देख रहे हो आप कि जब आपने ऑब्जेक्ट को कहां रख दिया है? इन्फिनिटी पर। इन्फिनिटी पे जब ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो उससे जो रे ऑफ लाइट आती हैं वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती हैं, और जो भी रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगी, अगर आपका लेंस कन्वर्जिंग है तो फोकस पे जाकर उनका क्या होगा? एक्चुअल इंटरसेक्शन हो जाएगा। तो यहां पर भी क्या हुआ? ये एक्चुअल इंटरसेक्शन हो गया फोकस पर, तो यहीं पर आपको क्या मिल जाएगी? इमेज मिल जाएगी। और वो इमेज कैसी होगी? रियल होगी, इन्वर्टेड होगी, और बहुत ज्यादा छोटी इमेज मिलेगी। कहां मिल रही है? फोकस पर। पहली बात। दूसरा केस क्या है? जब आपका ऑब्जेक्ट कहां हो? 2f के बियॉन्ड कहीं पर हो, या बोल सकते हैं कि 2f और इन में कहीं हो। इस केस में क्या होगा? एक रे ऑफ लाइट तो आपकी पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, और जो पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के वो कहां से निकलेगी? फोकस से होकर निकल जाएगी। दूसरी रे ऑफ लाइट को हम लेकर गए ऑप्टिक सेंटर से। ऑप्टिक सेंटर वाला केस याद रखना कि ऑप्टिक सेंटर से जो रे ऑफ लाइट जाती है वो बिना किसी डेविएशन के सीधी निकल जाती है। तो ये भी क्या हुआ? सीधी निकल गई। और जहां पर ये दोनों इंटरसेक्ट हो गई वहीं पर क्या मिल गई आपको? इमेज मिल जाती है। तो इस वाले केस में जो इमेज मिलती है वो कहां मिलती है आपको? f और 2f के बीच में कहीं मिलती है। तो आपने ऑब्जेक्ट कहां रखा है? इन्फिनिटी और 2f के बीच में। इमेज कहां मिली आपको? f और 2f के बीच में। इस केस में क्या होता है? इमेज जो मिलती है ऑब्जेक्ट से छोटे साइज की मिलती है। अब क्योंकि नीचे बन रही है इसका मतलब रियल इन्वर्टेड तो होगी ही। ठीक है, तो रियल है, इन्वर्टेड है, और डिमिनिश्ड इमेज मिलती है। ठीक है, सेकंड केस है ये। थर्ड केस देखिए। थर्ड केस है, थर्ड केस में ऑब्जेक्ट को रख दिया आपने 2f पर। तो 2f और सेंटर वहां पर एक ही बात है, और यहां भी क्या होगा? सेम ही मिलेगा। यानी इमेज जो मिलेगी आपको वो 2f पर ही मिल जाएगी, सेम साइज की मिलेगी। ठीक है, 2f पे मिलेगी, सेम साइज की मिलेगी। एट 2f एट 2f रियल इन्वर्टेड है और सेम साइज की है। अगला केस देखो, जब ऑब्जेक्ट को हमने रख दिया f और 2f के बीच में। तो जब f और 2f के बीच में रखेंगे तो रे ऑफ लाइट हमारे लिए जो पैरेलल जाएगी वो फोकस होकर निकलेगी, और ऑप्टिक सेंटर से जाएगी वो बिना डेविएशन के सीधे निकल जाएगी। जहां पर इन दोनों का इंटरसेक्शन होगा वो प्लेस 2f के बियॉन्ड होगा। कहां होगा? 2f के बाद कहीं जाके होगा। तो आपने ऑब्जेक्ट को रखा है f और 2f के बीच में, इमेज मिल रही है आपको बियॉन्ड 2f, यानी कि 2f के बाद कहीं जाकर। इमेज का साइज देखेंगे तो इमेज का साइज बड़ा मिलेगा, लेकिन रियल इन्वर्टेड इमेज ही मिलती है इसमें भी। तो रियल है, इन्वर्टेड है, और एनलार्ज इमेज आपको मिल जाएगी। अगला केस है कि जब ऑब्जेक्ट हमारा फोकस पे हो। तो फोकस वाला केस वही है जो हमारा कॉनकेव मिरर में था। कैसी जाएंगी? ये दोनों की दोनों रे ऑफ लाइट आपकी पैरेलल हो जाएंगी। कैसी हो जाएंगी? पैरेलल हो जाएंगी। और पैरेलल लाइट या पैरेलल लाइंस कहां मिलती हैं? तो भाई हमें नहीं पता, फ्रंट पे कहीं मिलती होंगी। तो इमेज भी कहां मिलेगी आपको? इन्फिनिटी पे जाकर ही मिल जाएगी। कैसी मिलेगी? अब क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है तो रियल इन्वर्टेड तो होगी, साथ में बहुत बड़ी इमेज मिलेगी। इसको अगर हम हाईली एनलार्ज लिखें वो ज्यादा बेटर होगा।
हाईली एनलार्ज मिलेगी, बहुत बड़ी इमेज मिलेगी। ठीक है, लास्ट केस है जो इसका स्पेशल केस भी है। स्पेशल केस इसलिए है क्योंकि ये भी क्या करता है, इस वाले केस में रियल इन्वर्टेड इमेज ना बना करके वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बना देता है, जब ऑब्जेक्ट को हम फोकस और ऑप्टिक सेंटर के बीच में रखते हैं। वहां पर हम पोल की बात करते थे, यहां पर ऑप्टिक सेंटर की बात करते हैं। तो जब भी ऑब्जेक्ट को फोकस और ऑप्टिक सेंटर के बीच में रखेंगे तो रे ऑफ लाइट क्या होगी, डाइवर्ज होंगी। ये जो लाइट जा रही है आपकी, ये कैसी हैं, ये डाइवर्ज हो रही हैं, दूर दूर जा रही हैं। तो अगर डाइवर्ज हो रही है, इसका मतलब कोई ना कोई लोकेशन तो होगी जहां से ये आई होंगी। तो उसके लिए क्या करते हैं, जब इसको पीछे एक्सटेंड करते हैं तो हमें यहां पर इमेज मिल जाती है। तो इमेज किधर मिलती है, ऑब्जेक्ट की साइड ही मिल जाती है, ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस, या फिर ऑन द सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट। जिस साइड ऑब्जेक्ट रखा गया है वहीं पर आपको इमेज मिल जाती है, उसी साइड में। तो इस केस में कैसी मिलेगी, वर्चुअल मिलेगी, इरेक्ट मिलेगी और एनलार्ज मिलेगी। ठीक है, कैसी मिलेगी, वर्चुअल मिलेगी, इरेक्ट मिलेगी और एनलार्ज इमेज मिलेगी। तो ये बात हो जाती है आपकी कॉन्वेक्स लेंस रिलेटेड। और कॉन्वेक्स लेंस जो आपका होता है वो कैसा होता है, कन्वर्जिंग लेंस होता है, याद रखना इस चीज को। आगे देखिए, अब कॉनकेव लेंस की बात है। तो जैसे कॉन्वेक्स मिरर की बात होती है, वैसे ही कॉनकेव लेंस की बात होती है, क्योंकि दोनों का ही नेचर डाइवर्जिंग होता है, दोनों ही रे ऑफ लाइट को डाइवर्ज कर देते हैं। तो इस वाले केस में दो ही केस बनते हैं कॉनकेव के, जिसमें आपको ऑब्जेक्ट को प्लेस कराना है, या तो इनफिनाइट पे कराओगे या फिर किसी फिनाइट पोजीशन पे करा दोगे। फिनाइट पोजीशन से मतलब होता है ऑप्टिक सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में कहीं ऑब्जेक्ट को रखकर। और दोनों ही केस में ये हमेशा हमें कैसा देगा, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज देगा, साथ में डिमिनिश्ड इमेज देगा, यानी कि छोटी इमेज बनाता है कॉनकेव लेंस। तो पहला केस है जिसमें ऑब्जेक्ट को हमने रख दिया इन्फिनिटी पर, तो जब इन्फिनिटी से रे ऑफ लाइट आएंगी वो क्या हो जाएंगी, डाइवर्ज हो जाएंगी, डाइवर्ज हो जाएंगी दोनों की दोनों। तो हमें क्या होगा, हमें यह लगेगा कि ये कहां से आई थी, फोकस से आई थी। तो इस वाले केस में जो इमेज मिलेगी वो कहां मिलेगी, आपको फोकस में मिल जाएगी। और कैसी मिलेगी, वर्चुअल इरेक्ट मिलेगी और बहुत ज्यादा छोटी मिलेगी, यानी कि हाईली डिमिनिश्ड मिलेगी। दूसरा और आखिरी केस क्या है, जब आपने ऑब्जेक्ट को रख दिया है ऑप्टिक सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में कहीं भी, मतलब कोई फिनाइट डिस्टेंस पर रख दिया है, बिटवीन एफ एंड ओ यहां पर रख लिया हमने, मान लिया ऑब्जेक्ट, सॉरी इमेज मिली हमें, इन्फिनिटी और ओ के बीच में हमने क्या रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो इमेज आपको कहां मिल गई, ऑप्टिक सेंटर ऑफ फोकस के बीच में। और ये इमेज का साइज कैसा है, बहुत छोटा है एज कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट। तो इमेज कैसी मिली आपको, वर्चुअल है, इरेक्ट है और डिमिनिश्ड इमेज ही मिलेगी इस वाले केस में भी। तो जैसे कॉन्वेक्स मिरर की बात होती है वो हमें छोटी इमेज ही देता है, वैसे ही कॉनकेव लेंस की बात होती है जिसमें हमेशा इमेज हमें छोटी ही कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये बात हो गई आपकी रे डायग्राम की, जो आपको रे डायग्राम पता होने चाहिए, आपके न्यूमेरिकल्स में भी हेल्प कर देते हैं, आपकी जो कैलकुलेशन वगैरह होती है उसमें भी बहुत इसकी इंपॉर्टेंस है। डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं पूछता है, बहुत रेयर ही है कि आपसे सीधे सीधे रे डायग्राम पूछ ले कि ऑब्जेक्ट को हमने यहां रखा है तो हमारी इमेज किस तरीके से बनेगी। लेकिन आपसे न्यूमेरिकल पार्ट, ये जो आपके केसेस है यानी इमेज फॉर्मेशन है, इसके बारे में आपको पता होगा तो आप न्यूमेरिकल सॉल्व करके उसका रे डायग्राम बना दोगे तो आपको नंबर पूरे मिल जाएंगे उस क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए अगली बात करते हैं लेंस फॉर्मूला की। तो मिरर फॉर्मूला और लेंस फॉर्मूला में फर्क क्या होता है, वहां पर आपका होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v 1/u। लेकिन लेंस बात करते हैं तो यहां पर हमारा फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस। ठीक है, किसका फर्क है, साइन का फर्क है। यहां पर क्या आ गया आपका माइनस, वहां क्या होता है आपका प्लस होता है। तो ये रिलेशनशिप किसका होता है भाई, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, इमेज डिस्टेंस है और फोकल लेंथ है, इनके बीच में रिलेशन होता है जिसे हम लेंस फॉर्मूला बोलते हैं। वहां पर जो हमारा फॉर्मूला था वो हमारा मिरर फॉर्मूला था। वैसे ही सेम रहता है हमारा मैग्निफिकेशन का, लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले में अगर आपका प्लस वी अपॉन यू आ रहा है, प्लस वी अपॉन यू आ रहा है तो ये लेंस के लिए यूज होता है। लेकिन अगर वहां पर माइनस लगा दे, यहां पर अगर आपने माइनस लगा दिया तो ये वाला किसके लिए हो जाएगा, आपका मिरर के लिए हो जाएगा। मैं लिख देता हूं यहां पर कि m इज इक्वल टू एच आई अपॉन एच ओ तो हमारा होता है। लेकिन अगर यहां पर माइनस वी अपॉन यू आ गया तो ये वाला टर्म हमारा होता है मिरर के लिए। ठीक है, किसके लिए होता है, मिरर के लिए होता है। लेकिन अगर प्लस में आ रहा है तो ये हमारा होता है लेंस के लिए। ठीक है,
आगे बात करें आपसे मैग्निफिकेशन ऑफ इन्वर्टेड इमेज, ये मैं पहले ही बता चुका हूं साइन कन्वेंशन में कि जब भी आपकी रियल इन्वर्टेड इमेज मिलेगी उसका मैग्निफिकेशन आपका नेगेटिव में मिलेगा, और अगर आपकी इमेज वर्चुअल इरेक्ट मिल रही है तो उस केस में आपको जो मैग्निफिकेशन मिलेगा वो पॉजिटिव ही मिलेगा। ठीक है, अब बात करते हैं पावर ऑफ लेंस की। तो पावर ऑफ लेंस क्या होता है? पावर ऑफ लेंस का मतलब होता है किसी भी लेंस की वो एबिलिटी कि वो कितना कन्वर्ज और कितना डाइवर्ज कर सकता है जो भी रे ऑफ लाइट को उस पर इंसिडेंट कराया गया है। ठीक है, फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूला हमारा होता है P इज इक्वल टू 1/f। अगर 1/f है इसका मतलब इसमें जो फोकल लेंथ है वो मीटर में होगी। ठीक है, या फिर यही फॉर्मूला होता है हमारा P इज इक्वल टू 100/f। कब? इफ f इन सेंटीमीटर। अगर फोकल लेंथ सेंटीमीटर में है तो 100/f होगा, अगर फोकल लेंथ मीटर में है तब आपका फॉर्मूला 1/f होगा। और पावर की जो ऐसा यूनिट होती है, ऐसा यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस डायप्टर होती है। ठीक है, याद रखना क्या होती है? डायप्टर होती है, जिसे हम कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। किससे करते हैं? कैपिटल डी से डिनोट करते हैं डायप्टर को। ठीक है, आगे देखिए, ऐसा यूनिट पावर की होती है डायप्टर होती है, बता दिया मैंने अभी। और 1 डायप्टर किसके बराबर होता है? पर मीटर के बराबर होता है। पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस की जो पावर होती है वो कैसी होती है? पॉजिटिव। कॉनकेव की बात करें वो कैसी होती है हमारी? नेगेटिव। ये हमारा सीधा सीधा, अगर आपको पावर याद नहीं है, आप फोकल लेंथ याद है तो उससे ही बता सकते हैं। कॉनकेव हो, कॉन्वेक्स हो, तो अगर मैं आपसे बात करूं कॉनकेव की, चाहे हो चाहे लेंस हो, दोनों की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है। और कॉन्वेक्स की बात करूं, फिर से वही, चाहे मिरर हो चाहे लेंस हो, कॉन्वेक्स है तो फोकल लेंथ पॉजिटिव है। ठीक है, तो यहां से याद रख लेना, मैं यहां लिख देता हूं फोकल लेंथ एफ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस पॉजिटिव होती है। और ऐसे ही बात करूं आपसे, एफ ऑफ कॉनकेव लेंस ये आपकी नेगेटिव होती है। तो फोकल लेंथ नेगेटिव है तो इसका मतलब पावर भी नेगेटिव होगी, क्योंकि 1/f है। और अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो पावर भी आपकी पॉजिटिव ही होगी। ठीक है, तो यहां से अब आगे बात करेंगे लेंसेज इन कॉम्बिनेशन। जब लेंस को, दो या दो से ज्यादा लेंसेज को एक साथ रखा जाता है, कंबाइन किया जाता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन बोल देते हैं। और इस कॉम्बिनेशन से क्या होता है? जो कन्वर्जिंग पावर है और जो डाइवर्जिंग पावर है उसे इंक्रीज करा दिया जाता है। ठीक है, क्या किया जाता है? इंक्रीज करा दिया जाता है। और इसी से क्या होता है? जो पावर होती है वो वेरी कर जाती है। ठीक है, तो यहां से अगर हम इक्विवेलेंट फोकल लेंथ की बात करेंगे दोनों लेंस की, तो हम कैसे निकालेंगे? दोनों की ही फोकल लेंथ को प्लस करके हम क्या कर सकते हैं? नेट फोकल लेंथ निकाल सकते हैं। या फिर सीधा सीधा सा पर्टिकुलर एक लेंस की पावर फाइंड करके फिर दूसरे लेंस की पावर फाइंड करके हम दोनों को सीधा सीधा अगर प्लस कर देंगे तो कॉम्बिनेशन की हमारे पास पावर भी आ जाती है। ठीक है, यहां से मैग्निफिकेशन ऑफ कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला भी हमारा बन जाता है कि m इज इक्वल टू हमारा क्या होता है? m1 इंटू m2, जो भी हमें दे रखे हैं उन सब का। ठीक है, तो ये बात हो जाती है आपकी कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस तक, यानी कि ये चैप्टर जो आपका है ये यहां पर पूरा हो जाता है। अगली वीडियो हम देखेंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को, हमारे न्यूमेरिकल पार्ट है चाहे हमारा थ्योरेटिकल पार्ट है, उन सभी टाइप के क्वेश्चंस को। तो भाई ठीक है, मुलाकात आपसे अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।